हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम यूनिट 11 जो समरूपता है उसके पार्ट 2 में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक थ्योरम्स के बारे में आज अध्ययन करेंगे हम, जिसका नाम है आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, जिसका दूसरा नाम है थेल्स प्रमेय। इस थेल्स प्रमेय को हम यहाँ पर सिद्ध करने जा रहे हैं। ध्यान रखना, ये प्रमेय आपको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये प्रमेय आपको समझ में आ जाएगी तो आप 11.2 को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय क्या होती है, हम इसको प्रूव करेंगे। इसका जो कथन है वो क्या है, जो कथन है, जो परीक्षा में जो सवाल आएगा वो किस तरह से आएगा। सिद्ध कीजिए कि एक भुजा के समांतर अन्य दोनों भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये इसका कथन है। हमें सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो देखिए, हम प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़कर पहले हम चित्र बनाएंगे। ये क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि एक भुजा के समांतर एक त्रिभुज है। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज, यहां पर एक ये शब्द और लिख लेना, किसी त्रिभुज की किसी त्रिभुज, एक बार मैं दोबारा से बोल देता हूं। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यहां पर एक त्रिभुज हो रहा है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दोनों भुजाओं को काटते हुए एक रेखा खींची जाए। तो हम देखो किसी त्रिभुज की, तो हम क्या लेंगे, पहले एक त्रिभुज लेंगे। जैसे त्रिभुज ले लिया, ये एक त्रिभुज हो गया। प्रश्न क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो ये त्रिभुज हो गया। इसकी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए रेखा खींची जाए। जैसे मैं मान लेता हूं कि जैसे ये भुजा है, इसको नाम दे दिया मैंने ए, इसको नाम दे दिया बी और इसको नाम दे दिया सी। ठीक है, एक भुजा के समांतर, जैसे बीसी के समांतर को एक रेखा खींच जाए, एक भुजा के समांतर अन्य दोनों भुजाओं को काटते हुए, यानी ये रेखा बीसी के तो समांतर हो गई और अन्य दोनों भुजाओं को क्या कर रही है, ए बी और ए सी को मान लेते हैं कि इसको डी पर काट रही है और इसको ई पर काट रही है। ठीक है, एक भुजा के समांतर, यानी जो डी है ये किसके समांतर हो गई, बीसी के समांतर हो गई। एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए, अब ये रेखा दो भुजाओं को काट रही है, ए डी को ए बी को डी पर और एसी को ई पर काटते हुए कोई रेखा खींची जाए, यानी ये रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को, जो ये दो भुजाएं ए बी और ए सी, इन दोनों को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। अनुपात का मतलब हो गया कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ये आपको सिद्ध करना है कि जो रेखा है इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, यानी ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ये आपको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। इस सवाल में हमें क्या दिया है, तो पहले ये आपको ये बताना है क्या दिया है आपको। इसमें आपको क्या दिया है कि डी है वो रेखा किसके समांतर है, बीसी के समांतर है, डी समांतर बीसी। ये आपको सवाल दिया है कि एक रेखा है जो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर है और अन्य दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। तो इसका मतलब क्या होगा, डी समांतर क्या होगा, बीसी। सिद्ध करना है सिद्ध क्या करना है कि जैसे ये रेखा है ये अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, यानी ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ये आपको सिद्ध करना है कि जैसे ये रेखा इस भुजा को दो भागों में डिवाइड करती तो इन दोनों का अनुपात होगा वो इन दोनों के अनुपातों के बराबर होगा, ऐसा आपको सिद्ध करना है। दिया में क्या लिखेंगे, डी समांतर बीसी है। सिद्ध करना है ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। अब देखिए, इस सवाल को सिद्ध करने के लिए हमें रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करनी पड़ेगी, इसमें रचना करनी है। और रचना में क्या करना है, इधर देखो, इस बी को ई से मिलाना है। रचना में क्या करना है, बी को ई से मिलाना है। इस प्रकार से बी को ई से मिलाना है और सी को भी किससे मिलाना है, डी से। तो पहली रचना से दो रचना करनी है। पहली रचना तो क्या करेंगे, बीई
और सी डी को मिलाया, बीई और सी डी को मिलाया, बीई और सी डी को मिलाया। ये हम रचना कर रहे हैं चित्र में, बी को ए से मिलाया और सी को डी से मिलाया। दूसरी रचना क्या कर रहे हैं, मैं इस बिंदु से यहां पर लंब डाल रहा हूं और ये रेखा किस पर हो गई, ए बी पर लंब है, ध्यान रखना, ई एफ। और इधर से इस बिंदु से मैं लंब डाल रहा हूं जिसका नाम दे रहा हूं मैं एफ, सॉरी जी, क्या नाम दे रहा हूं उसको, जी नाम दे रहा हूं। तो रचना क्या कर रहा हूं, दूसरी रचना क्या कर रहा हूं मैं, ई एफ, ये ई एफ है, मैं किसके ऊपर लंब डाल रहा हूं, ए बी के ऊपर। तो ई एफ लंब ए बी, ई एफ लंब ए बी तथा डी जी, जो ये डी जी है, ये लंब है किसके ऊपर, ए सी के ऊपर। ठीक है, ये दो बात आपको समझना है। रचना में क्या करनी है, बी को ए से मिलाना है और सी को डी से मिलाना है। ई एफ है, ये इस पूरी भुजा पर लंब है ई एफ, और ये डी जी है, ये किस पर लंब है, ए सी के ऊपर लंब है। ये आपको रचना में करना है। ठीक है, अब इसकी हम उत्पत्ति करेंगे, इस प्रमेय का हल करेंगे। अब देखो इसमें आपको ध्यानपूर्वक इसको समझना है, बिल्कुल सिंपल प्रमेय है, कुछ भी नहीं हो। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसका हल कर रहे हैं हम, चूंकि यहां पर देखो ध्यान से, बी डी ई, ध्यान से देखना इसको, बी डी ई और सी डी ई, ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। मैं इसको अलग से समझा रहा हूं। जैसे ये है, इस प्रकार से आपको ये दे रखा है और ये इस प्रकार से दे रखा है और ये है, इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ऐसे है और एक ऐसे ये। ठीक है, मैं ये नीचे का हिस्सा बना रहा हूं, बी सी डी और ई। अब देखो इस आकृति में दो चित्र बन रहे हैं, एक तो त्रिभुज बन रहा है कौन सा, बी डी ई, और एक बन रहा है सी डी ई। इन दोनों त्रिभुजों का एक ही आधार है डी। क्या है, देखो बी डी ई, तो इसका आधार क्या हो गया, डी। बी डी ई, इसका आधार क्या हो गया, डी। सी डी ई, इसका आधार भी क्या हो गया, डी। तो यानी ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार के ऊपर स्थित है और एक ही समांतर रेखाओं यानी डी ई और बी सी के मध्य क्या है, स्थित है। यदि ऐसा होता है तो आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि जब दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो तो दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं त्रिभुज बी डी ई, यहां पर देखो बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई एवं त्रिभुज सी डी ई, एक ही आधार, एक ही आधार, एक ही आधार, देखो दोनों का एक ही आधार है, बी डी ई, इसका आधार डी हो गया, सी डी ई, इसका आधार भी क्या है, डी। एक ही आधार डी और एक ही समांतर रेखाओं, और एक ही समांतर रेखाओं, यानी एक ही समांतर रेखा का मतलब डी और बीसी के मध्य स्थित है। क्योंकि हमें दिया एक क्वेश्चन है कि डी किसके समांतर है, बीसी के समांतर, तो डी समांतर बीसी, एक ही समांतर रेखाओं डी और बीसी के मध्य स्थित है। एक ही समांतर रेखाओं डी और बीसी के मध्य स्थित है, के मध्य स्थित है। बात समझ में आ गई। तो त्रिभुज बी डी ई सी डी ई, एक ही आधार डी और एक ही समांतर रेखा का मतलब डी और बी, दोनों इन्हीं समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। यदि ऐसा होता है तो 9th क्लास की प्रमेय थी एक, जब दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो तो दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी ई डी का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। इसको मैं मान लिया समीकरण नंबर 1। ध्यान रखना, जब दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो तो दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। ठीक है, बात ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर ध्यान से समझना, अगली बात क्या समझनी है। अब यहां पर देखो त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई और बी डी ई,
ये दो त्रिभुज देखना ध्यान से, ए डी ई, और इधर से हम लेना है बी डी। इन दोनों की उभयनिष्ठ जो ऊंचाई रहेगी वो क्या रहेगी, ई एफ रहेगी। क्यों रहेगी ई एफ, क्योंकि ई एफ है वो ए बी के ऊपर लंब है। ए बी के ऊपर क्या है, लंब। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज बी डी ई की उभयनिष्ठ ऊंचाई ई एफ है। अतः देखिए ए डी ई, अब आपको क्या करना है, ए डी ई के साथ आपको एक बार त्रिभुज बी डी लेना है और एक बार त्रिभुज ए डी ई के साथ त्रिभुज आपको सी डी लेना है, ये ध्यान रखना। तो ए डी ई की ऊंचाई भी क्या रहेगी, ई एफ, और बी डी ई की ऊंचाई क्या रहेगी, ई एफ। क्यों, क्योंकि हमने जो ये लंब डाला है ना ई एफ, ये पूरी भुजा के ऊपर है। तो इसका मतलब इस भुजा पर जितने भी आपके त्रिभुज बनेंगे उन सबकी ऊंचाई क्या होगी, ई एफ होगी। तो अब आपको क्या करना है, ये बात समझ में आ गई, ई एफ जैसे ये ऊंचाई हो गई, यहाँ से डाल दें, ये भी इसकी ऊंचाई ई एफ ही होगी, ये भी ई एफ ही होगी। तो यानी ऊंचाई त्रिभुज ए बी ई को देखो आप एक बार, ए बी ई, इसमें ये ऊंचाई होगी, तो यानी दोनों त्रिभुजों के लिए क्या होगी, उभयनिष्ठ ऊंचाई हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात लेना है। तो अतः त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का हमें क्या लेना है, अनुपात लेना है। अब इधर को ध्यान से, अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार। अब त्रिभुज ए डी ई, इसका आधार क्या होगा, जैसे ये ए डी है, ए डी ई, यहां से ऊंचाई डल रही है ई एफ, तो यहां से लंब डल रहा है, तो लंब डल रहा है तो उसका क्या होगा, आधार होगा। तो इसका आधार क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए डी आधार हो जाएगा, ए डी गुणा ऊंचाई, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, ई एफ, बटा 1/2 गुणा आधार बी डी ई, बी डी ई, इसका आधार क्या हो जाएगा, बी डी, क्योंकि पूरी भुजा आ रही है ना यहाँ से आगे से, तो इसके ऊपर लंब डल रहा है, तो इसका आधार हो जाएगा बी डी गुणा ऊंचाई, तो वही रहेगी दोनों में ई एफ, क्योंकि लंब पूरी भुजा पे डल रहा है तो ऊंचाई सेम होगी बी डी। ठीक है, 1/2 से 1/2 क्या हो गया, कैंसिल, ई एफ सी एफ क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, आगे देखो, तो ये हो गया त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर आ गया ए डी बटा बी डी, ए डी बटा बी डी। इसको मैं मान लिया समीकरण नंबर 2। इसको मैंने क्या मान लिया, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ए डी बटा बी डी आ गया, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है आपको, जैसे हमने यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई के साथ कौन सा लिया था, बी डी ई, बी डी ई लिया था। अब क्या करूंगे, त्रिभुज ए डी ई, इसके साथ मैं त्रिभुज लूंगा सी डी ई। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज सी डी ई की उभयनिष्ठ ऊंचाई देखो। अब इनकी ऊंचाई आपको ये लेनी है डी जी, ए डी ई, इधर से लेना आपकी बार, ए सी के ऊपर लेना है, ए डी ई, इसकी उभयनिष्ठ ऊंचाई क्या है, डी जी, और इधर से सी डी ई, इसकी भी उभयनिष्ठ ऊंचाई क्या होगी, डी जी होगी, कि उभयनिष्ठ ऊंचाई डी जी है। अब की बार डी जी लेने हैं। अब इन दोनों के क्षेत्रफलों का आपको क्या लेना है, अनुपात। अतः त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर, अब दोनों के सूत्र रख दो, 1/2 गुणा आधार। अब ए डी ई का आधार, अब देखो हमने लंब कौन सा लिया है, डी जी, तो आधार अब इस साइड से लेने हैं, इस साइड से आधार। तो ए डी ई, इसका आधार क्या जाएगा, ए, क्या हो जाएगा इसका आधार, ए, गुणा इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, डी जी, बटा 1/2 गुणा, अब सी डी ई, इसका आधार क्या जाएगा, ई सी, इसका आधार क्या जाएगा, ई सी,
गुणा ऊंचाई क्या होगी डीजी, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, क्योंकि ये जो डीजी है इस पूरी भुजा पर क्या है लंब है। 1/2 से 1/2 क्या हो गया कैंसिल, डीजी से डीजी क्या हो गया कैंसिल। तो ये हो गया आपका त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल बराबर आ गया ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, हमें लाना है ए डी बटा डी बी। जो ए डी बटा डी बी है, ए डी बटा डी बी या बी डी ए की बात है, ए डी बटा डी बी बोल दो या बी डी बोल दो की बात है। ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा हमें ई सी लाना है। तो इन दोनों को हमें बराबर करने के लिए, इन दोनों साइडों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों साइडों को क्या करना पड़ेगा बराबर। अब ऊपर देखो ए डी ई का क्षेत्रफल, यहाँ पर त्रिभुज ए डी है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है ए डी ई आ रहा है। अब नीचे देखो यहाँ पर क्या है, इस सब त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, यहाँ पर क्या है सी डी का क्षेत्रफल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस समीकरण नंबर 3 में एक का मान रख रहा हूँ। सी डी ई का जो क्षेत्रफल है, सी ई डी का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, बी डी के क्षेत्रफल के बराबर। तो मैं इस सी डी ई के क्षेत्रफल की जगह मैं त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल रख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों के क्षेत्रफल क्या है बराबर है। तो समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 1 का मान, 1 का मान समीकरण 3 में, समीकरण 1 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर रख दो, सी डी ई की जगह बी डी रख दो। तो ये हो जाएगा त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बटा बटा सी डी ई का क्षेत्रफल, इसकी जगह मैं रख रहा हूं बी डी, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा ए ई बटा ई सी। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब देखिए, अब आप समीकरण नंबर 2 को और समीकरण नंबर 4 को ध्यानपूर्वक देखो। तो इधर देखो त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, इसमें भी क्या आ रहा है त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल, इसमें भी क्या आ रहा है त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल। यानी समीकरण नंबर 2 और 4 की दोनों साइडें बराबर हो गई, एल एच एस दोनों की बराबर होगी, इसकी एल एच एस और इसकी एल एच एस बराबर है। जब दोनों की एल एच एस बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएंगी, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण नंबर 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 और 4 से जब LHS बराबर है तो दोनों कैंसिल, तो RHS भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, RHS भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो ये हो जाएगा AD बटा BD बराबर AE बटा EC। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, इति सिद्धम। ठीक है, ये हमें हमारा सवाल क्या हो गया, सिद्ध हो गया। एक बार इसको हम दोबारा से देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थेल्स प्रमेय, परीक्षा में बहुत बार इसको क्वेश्चन को पूछता है। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय क्या होती है, थेल्स प्रमेय क्या होती है, इसका कथन क्या है, सिद्ध कीजिए। देखो ये प्रमेय समझ में आ गई तो आपकी 11.2 समाप्त हो जाएगी। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे ABC। तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, जैसे हम मान लेते हैं कि इस BC के समांतर एक भुजा खींची गई है, वो क्या है DE है, के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए। अब ये देखो ये रेखा है ना, ये रेखा अन्य दो भुजाओं को काट रही है, AB को D पर काट रही है और AC को E पर काट रही है। कोई रेखा खींची जाए तो वह त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यदि ये रेखा खींची जाए तो सिद्ध कीजिए कि ये इनको समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है, हम किसी भी प्रमेय को सिद्ध करेंगे सबसे पहले इसको लिखेंगे दिया है। दिया है में क्या लिखेंगे, DE समांतर BC है, ये आपको दे रखा है कि एक भुजा के समांतर, तो DE समांतर BC हो गया। अब सिद्ध क्या करना है कि ये रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, तो इसका मतलब AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये आपको सिद्ध करना है। अब ये सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी। दो रचना करनी है। पहली रचना क्या करनी है, B को EC में लाना है और C को DC में लाना है, तो BE और CD को मिलाया। दूसरी रचना क्या करनी है, EF है वो AB के ऊपर लंब डालना है, EF लंब AB, और दूसरा क्या करना है DG, यहाँ से DG लंब AC डाला। ठीक है,
अब इसकी उपपत्ति करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले हमें ध्यान से देखना, इसी यहाँ पर नीचे आ जाना, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर मैंने उसको बना दिया है आपको समझाने के लिए। तो इसमें देखिए त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी डी ई, ये दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी डी। एक ही आधार, देखो बी डी ई तो डी आ रहा है, सी डी ई तो दोनों का एक ही आधार है। तो त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी डी एक ही आधार डी और एक ही समांतर रेखाओं, यानी दोनों डी और डी समांतर बी सी के मध्य स्थित है। तो त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज सी डी एक ही आधार डी और एक ही समांतर रेखाओं डी ई और बी सी के मध्य स्थित है। और जब ऐसा होता है, दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो, तो दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसलिए मैंने लिख दिया, इसलिए त्रिभुज बी डी ई का जो क्षेत्रफल होगा वो सी डी के क्षेत्रफल की क्या होगा, बराबर होगा। इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या लेना आपको। अब ए डी ई, ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको ऊपर दिख रहा है ए डी ई, इसके साथ एक बार आपको बी डी ई लेना है और एक बार क्या करना है, ए डी ई के साथ सी डी ई लेना आपको। ठीक है, तो त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज बी डी ई, इन दोनों की जो उभयनिष्ठ ऊंचाई है वो क्या है, ई एफ है। उभयनिष्ठ ऊंचाई ई एफ क्यों हुई, क्योंकि ये जो लंब डल रहा है ये पूरी भुजा के ऊपर डल रहा है। और देखो यहां से हम ये त्रिभुज लेते हैं ए बी ई, तो इसके अंतर्गत दो त्रिभुज बन रहे हैं ए डी ई और एक बन रहा है बी डी, दोनों की उभयनिष्ठ ऊंचाई क्या होगी, ई एफ होगी। तो ई एफ है, तो अब क्या करना है, इन दोनों के क्षेत्रफलों का हमें अनुपात लेना है। त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल। अब हम किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं तो उसका सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा आधार। अब देखिए ए डी का आधार क्या होगा, ए डी। हम देखो त्रिभुज कौन सा लेना है, ए डी ई, तो ये इसके ऊपर लंब है तो ए डी इसका आधार हो गया ए डी गुणा ई एफ, ऊंचाई तो ई एफ ही रहेगी, ई एफ बटा त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र वो हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो इसका आधार कौन होगा, बी डी होगा, या डी बी बोल दो बी डी बोल दो, एक ही बात है, डी बी या बी डी। तो ये हो गया बी डी गुणा ऊंचाई वही रहेगी ई एफ सी एफ कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। तो त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल बराबर ए डी बटा बी डी, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, इस ए डी ई के साथ अब की बार सी डी लेना हमें। तो त्रिभुज ए डी ई और सी डी ई की उभयनिष्ठ ऊंचाई क्या है, डी जी, क्योंकि इस वाले त्रिभुज में ऊंचाई है वो डी जी है सी डी ई में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए डी ई और त्रिभुज सी डी ई की उभयनिष्ठ ऊंचाई क्या है, डी जी है, क्या है, डी जी है। तो अतः इन दोनों के क्षेत्रफलों का हमें अनुपात लेना है। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सी डी का क्षेत्रफल 1/2 गुणा, अब देखो इधर से ले रहे हम, ऊंचाई इधर से है तो आधार भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि डी जी लंब ए सी के ऊपर है तो आधार क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। तो ए गुणा डी जी हो गया बटा 1/2 गुणा आधार, इसका आधार क्या हो जाएगा, ए सी, ऊंचाई वही हो जाएगी डी जी, 1/2 से 1/2 कैंसिल, डी जी कैंसिल हो गया। तो ये हो गया त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सी डी का क्षेत्रफल बराबर ए बटा ई सी, समीकरण नंबर 3। ओके, तो ये हो गई समीकरण नंबर 3। समीकरण, अब देखो हमें इन दोनों साइडों को बराबर करना है। यदि ये दोनों बराबर होंगे, ये कब होंगे, जब ये दोनों साइडें बराबर होंगी। तो दोनों में देखो त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल, इसमें भी क्या आ रहा है ए डी, बी डी का क्षेत्रफल यहाँ पर क्या आ रहा है सी डी। तो मैं इस क्या करूँगा, इस सी डी की जगह मैं क्या रखूंगा, बी डी, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है। तो समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल बराबर ए ई बटा ई सी, इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 4। अब समीकरण नंबर 2 और 4 को देखता हूँ, तो दोनों साइड दोनों की एलएचएस बराबर होगी, और जब एलएचएस बराबर हो जाती है तो फिर आरएचएस भी क्या होती है, बराबर, ये आपस में कैंसिल हो गई। तो ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी, यही आपकी क्या है, थेल्स प्रमेय है। यही क्या है, आपकी थेल्स प्रमेय है। मैं एक बात यहाँ पर आपको और समझा देता हूँ, इस प्रमेय की सहायता से हम 2 अनुपात और निकाल सकते हैं। इस प्रमेय से देखिए हम 2 अनुपात और क्या निकाल सकते हैं। देखिए इस प्रमेय की सहायता से हम 2 अनुपात और निकालेंगे। कैसे, देखो ये इसकी जो बड़ी भुजा है, हम ए बी बटा ए डी भी ले सकते हैं, बड़ी भुजाओं का अनुपात। देखो इसकी बड़ी भुजा ए बी और इसके साथ ए डी ले लिया मैंने, ठीक है। फिर इसकी बड़ी भुजा ए सी, उसके साथ मैंने क्या ले लिया, ए, तो ये भी अनुपात हो सकता है, ए बी बटा ए डी बराबर ए सी बटा ए, ठीक है। ये अनुपात भी लिख सकते हो आप यदि किसी सवालों में काम आए। और इधर अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी के साथ ए बी बटा, अब की बार मैं ले रहा हूँ ये वाली भुजा नीचे वाली डी बी, ए बी, इसकी पूरी भुजा ए बी और इसकी निचली वाली भुजा डी बी,
बराबर, और इस भुजा, इधर इसकी पूरी भुजा क्या ले रहा हूँ, AC, AC बटा, और इसमें निचले वाली भुजा कौन सी है, EC। तो देखिए ये अनुपात भी हम काम में ले सकते हैं जब आपको बड़ी भुजा निकालनी हो। तो AB के बटा हम AD ले सकते हैं, बराबर AC बटा AE। ठीक है, जैसे त्रिभुज है ABC और ये हो गया आपका DE। ठीक है, यानी ये भुजा और इसके बटे मैंने ये ले लिया। ठीक है, AB इधर से बड़ी भुजा और इधर से क्या ले लिया, AD। तो AB बटा AD। तो इस साइड से भी मैं क्या करूंगा, बड़ी भुजा लूंगा AC और इधर से लूंगा छोटी भुजा AC बटा AE। तो ये अनुपात भी आप थेल्स प्रमेय के अनुसार ही होता है। ठीक है, थेल्स प्रमेय ये भी कहती है कि ये अनुपात भी आप कर सकते हो सवालों को हल करने के लिए। अब देखिए, अब एक की बार मैंने क्या ले लिया, AB के साथ छोटी वाली भुजा ले ली, AB बटा नीचे वाली भुजा ले ली DB, और इधर से AC बटा EC। तो ये अनुपात भी आप सवालों में काम ले सकते हो। तो ये एक थेल्स प्रमेय है जो कि एक 6 नंबर के क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, श्योर ये पूछ सकता है आपसे, 6 अंक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। एक 6 नंबर का बड़ा सवाल या तो ये खुद आएगा या इसके ऊपर सवाल आएगा। तो ये मैंने आपको अच्छी तरह से आपको थेल्स प्रमेय को समझा दिया है। आप इसको उतारना, यदि फिर भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप एक बार कमेंट जरूर करना और फिर मेरे को बताना, फिर मैं आपको इसको दोबारा से रिपीट कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। कल हम लेकर आएंगे थेल्स प्रमेय का विलोम लेकर आएंगे 11.2 प्रमेय। यह आपकी प्रमेय नंबर 11.1 है। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।